हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो पेपर हमारा सितंबर 2022 में हुआ था, जिसको जून 2021 भी कहा गया है, और वो पेपर जो कि हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, यानी शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, उस पेपर के अंदर जितने भी मैच टाइप क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पार्ट नंबर 2 है, यानी पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं सेम पेपर से, और आज पार्ट 2 है। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आज हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैच टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपको 2 कॉलम देके रखता है, मैच करके बताना है कि कौन से कॉलम में किसके बारे में क्या बातें लिखी हैं। यहाँ पर इस पेपर के अंदर जो अभी देखा है हमने, उसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 14 आए हैं मैच टाइप के, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हमने लास्ट की वीडियो में कर लिए हैं, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक, और बाकी जो 7 क्वेश्चन हैं वो यूनिट नंबर 6 से यूनिट नंबर 13 तक है, जो कि हम आज करने वाले हैं। चलिए तो मूव करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर आज के, जो यूनिट नंबर 6 है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी से आया है। देखिए यहाँ पर गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड देयर फंक्शन ड्यूरिंग द फ्लोरल इंडक्शन। यानी प्लांट के अंदर जब फ्लावर की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पर कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ कॉलम एक्स के अंदर आपको उन प्रोटीन का नाम दिया है, और कॉलम वाई के अंदर वो क्या काम करते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। आपको मैच करके बताना है कि कौन से का कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावरिंग लोकस सी की, यानी एफएलसी की। आफ्टर दैट फ्लावरिंग लोकस डी यानी एफडी की। इसके बाद फ्लावरिंग लोकस टी यानी एफटी की, और फ्राइजिडा यानी कि एफआरआई। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको पहले इनके बारे में बता देती हूँ, फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये फ्लोरल इंडक्शन के लिए कुछ जीन होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जो इन्वॉल्व हैं। जैसे कि एफएलसी की अगर बात करते हैं तो फ्लावर लोकस सी, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट इन द सेम रिप्रेसर ऑफ द फ्लावरिंग। यानी कि ये जो जीन है एफएलसी, ये सेम वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, जो सेम वाला पार्ट होता है यहाँ ऊपर, वहां पर प्रेजेंट होता है, और साथ साथ ये फ्लावरिंग को रिप्रेस करता है, यानी कि फ्लावरिंग होने नहीं देता है एफएलसी। इसके बाद ये जो फ्राइजिडा है यानी एफआरआई है, फ्रेंड है ये एफएलसी का, यानी ये रिप्रेसर करता है, तो ये भी इसकी हेल्प करता है रिप्रेसर करने में, ठीक है। तो एफआरआई क्या है, रिप्रेसर है फ्लावरिंग का ही, ठीक है। इसके बाद एफटी जीन का क्या काम है, चलिए पहले इन दोनों को मैच कर लेते हैं, एफएलसी और एफआरआई। तो एफएलसी जो होता है वो क्या करेगा बताइए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिप्रेसर ऑफ द फ्लावरिंग। एग्जैक्टली ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिप्रेसर होता है फ्लावरिंग का। तो ए का हो जाएगा 4th, और देखो यहाँ ए का 4th केवल आपको एक ही ऑप्शन में देके रखा है, तो ये सारे ही हम कट कर सकते हैं। हमारा सही आंसर तो केवल एक ही ऑप्शन से आ गया है। फर्स्ट पार्ट में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि केवल एक ऑप्शन से ही हमारा सही आंसर आ रहा था, और ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। ओके, इसके बाद जो एफआरआई है, अभी हमने देखा है कि ये क्या है, एक्टिवेटर होता है एफएलसी का। एग्जैक्टली एफएलसी रिप्रेस करता है, और ये एफआरआई इसका फ्रेंड होता है जो उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो डी का हो जाएगा 1, तो डी का यहां पर भी 1 ही दिया हुआ है। इसके बाद है एफडी और एफटी। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूं। यहां पर ये जो एफडी है, एफडी जीन का काम होता एफटी जीन का काम होता है फ्लावरिंग लोकस टी, इसका फुल फॉर्म है फ्लोरिजेनिक फैक्टर होता है मोबाइल सिग्नल प्रोमोट द फ्लावरिंग। ये एक फ्लोरिजेनिक फैक्टर है, यानी फ्लावरिंग में हेल्प करता है, और मोबाइल सिग्नल है, मतलब प्रोमोट द फ्लावरिंग। मोबाइल सिग्नल का मतलब है कि ये मूव कर सकता है, मूव करके दूसरों को एक्टिव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो एफडी जीन है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लावर लोकस डी, प्रेजेंट इन द सेम। ये भी सेम में ही प्रेजेंट होता है, और ये फ्लोरिजेनिक फैक्टर है, यानी कि ये भी फ्लावरिंग में ही हेल्प करता है। इसके बाद SOC1, ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर, सप्रेसर ऑफ द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट 1, ये इसका फुल फॉर्म है SOC1 का। ये भी सेम में ही प्रेजेंट होता है और फ्लोरिजेनिक फैक्टर है, यानी ये भी फ्लावरिंग में ही हेल्प करता है। इसके बाद VRN1 VRN3, ये एक्टिवेटेड बाय द वर्नलाइजेशन एंड हेल्प इन द फ्लावरिंग जीन, ठीक है। चलिए एक बार हम FT और FD को मैच कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा है कि FT भी फ्लोरिजेनिक फैक्टर है और FD भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो FT है वो मोबाइल सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल सिग्नल दैट इंड्यूस द फ्लावरिंग इज FT, यानी C का हो जाएगा 2nd, तो यहाँ पर C का 2nd ही दिया है। इसके बाद है हमारा FT यानी फ्लावरिंग लोकस डी। FD क्या करता है, रेगुलेट द टारगेट जीन दैट मीडिएट द रीप्रोग्रामिंग ऑफ द मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस द फ्लावर। एग्जैक्टली क्योंकि सेम में प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में प्रेजेंट होता है, तो वहां पर फ्लावरिंग में हेल्प करता है। तो हमारा जो 4th ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा और बताया है इसके बारे में कि फ्लावरिंग होती कैसे है। देखो ये जो FLC है अगर ये एक्टिव है, अभी हमने देखा कि FLC रिप्रेसर है यानी कि फ्लावरिंग नहीं होने देता है, तो अगर ये एक्टिव होता है तो ये FT जीन को भी बंद कर देता है, रोक देता है, SOC1 जीन को भी रोक देता है और FD जीन को भी रोक देता है, क्योंकि ये तीनों ही जीन फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक्टिव है तो ये इन तीनों को रोक देता है, फ्लावरिंग नहीं होने देता। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी। अब जैसे ही वर्नेलाइजेशन होता है यानी कोल्ड टेम्परेचर हम देते हैं जब प्लांट को, तो उस टाइम पर ये जो VIN1 है और VIN3 है जो मैंने आपको यहां पर बताए थे, VRN1 और VRN3, तो ये दोनों हो जाते हैं एक्टिव। एक्टिव होने के बाद ये FLC को इनएक्टिव कर देते हैं और जैसे ही FLC इनएक्टिव होता है तो FT जीन भी एक्टिव हो जाता है, SOC1 भी जीन एक्टिव हो जाता है और FD जीन भी एक्टिव हो जाता है, तो वहां पर फ्लावरिंग होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 7 से यानी एनिमल फिजियोलॉजी से। क्वेश्चन दिया है डिफरेंट वेव ऑफ EEG आर लिस्टेड विद देयर फ्रीक्वेंसीज बिलो। यानी यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए के अंदर EEG के अंदर जो वेव्स मिलती हैं वो दी गई हैं और कॉलम बी के अंदर इन वेव की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आपको दी गई हैं। आपको मैच करके बताना है कौन सी वेव की कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये EEG क्या होता है। तो इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम यानी EEG इज अ टेस्ट दैट मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन द ब्रेन यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क अटैच टू द स्कैल्प। यानी जो हमारा सर होता है, स्कैल्प जो होती है, वहां पर छोटी सी मेटल की डिस्क को अटैच किया जाता है, ये जानने के लिए कि हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो कैसी हो रही है। हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं कम्युनिकेट वाई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड आर एक्टिव ऑल द टाइम इवन ड्यूरिंग द स्लीप। यानी कि जो हमारे ब्रेन के सेल होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। तो यहां पर ये लिखा है कि ये जो जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पर भी हमारे जो ब्रेन के सेल हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दिस एक्टिविटी शो अप एज अ वेवी लाइन ऑन द EEG रिकॉर्डिंग। तो हमारे सेल, जो ब्रेन सेल एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उन चीजों को, उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है EEG के अंदर। तो वहां पर जो वेव मिलती है उनको कुछ नाम दिया गया है, जैसे कि डेल्टा है, थीटा है, अल्फा है और बीटा है। तो जो डेल्टा होता है उसका 0.5 से 4 हर्ट्ज होता है उसका फ्रीक्वेंसी, थीटा का होता है 4 to 7, अल्फा का होता है 8 to 12 और बीटा का होता है 13 to 30। जैसे देखो यहाँ पर जब हम बिल्कुल डीप स्लीप में होते हैं, काफी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो वेव मिलती है उसको डेल्टा कहा गया है और वो कुछ इस तरीके से होती है और जिसका फ्रीक्वेंसी 3.5 हर्ट्ज से नीचे का होता है। इसके बाद जब हम केवल सो रहे होते हैं, काफी गहरी नींद में नहीं है, तो उस टाइम पर जो हमें वेव मिलती है EEG में वो इस तरीके से होती है और उसको थीटा नाम दिया गया है, जो कि 4 से 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को होल्ड करता है। इसके बाद जब हम जाग तो जाते हैं लेकिन अभी भी रेस्टिंग पोजिशन में है, तो उस टाइम पर जो हमें वेव मिलती है वो कुछ ऐसी होती है जिसको अल्फा कहा गया है और जिसका फ्रीक्वेंसी 8 से 13 हर्ट्ज होता है। इसके बाद जब हम जागे हुए होते हैं और काफी फोकस के साथ में कुछ काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पर जो एक्टिविटी है, वो जो वेव है उसको बीटा कहा गया है और उसका फ्रीक्वेंसी 14 से 13 हर्ट्ज होता है। तो सबसे पहले डेल्टा, फिर थीटा, फिर अल्फा, बीटा। ठीक है, सबसे कम होगा डेल्टा का, फिर थीटा का, फिर अल्फा का, फिर बीटा का। ठीक है, चलिए इनको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अल्फा है अभी हमने देखा है 8 से 13 हर्ट्ज होता है, तो यानी ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। और देखिए यहाँ पर ए का थर्ड केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो केवल एक ही ऑप्शन से आप अपने सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो ये सब तो हम पहले ही कट कर देंगे, हमारा सही आंसर तो आ ही गया है। ठीक है, इसके बाद जो बीटा होता है जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि 13 से 30 हर्ट्ज तक होता है, तो बी का हो जाएगा 4th। इसके बाद जो सी है यानी कि जो थीटा है, थीटा का हो जाएगा, हमारा सी का 1 दिया है तो यानी 4 से 7, थीटा का हो जाएगा 4 से 7। और जो डेल्टा है उसका होता है सबसे कम, यानी लेस देन 4 हर्ट्ज। ठीक है, तो डेल्टा होता है थीटा और फिर अल्फा और बीटा, तो यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 9 से, यानी डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो यूनिट नंबर 6 में भी एक क्वेश्चन आया है, 7 में भी एक क्वेश्चन आया है, 8 यानी जेनेटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और 9th यूनिट यानी डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर कहा है द फॉलोइंग टेबल लिस्ट मेजर फूड क्रॉप एंड देयर रीजन ऑफ डोमेस्टिकेशन। कॉलम 1 के अंदर फूड क्रॉप के नाम दिए हैं, जैसे कि बनाना है, मूंग बीन है, सोरगम है और व्हीट है। और कॉलम बी के अंदर रीजन ऑफ डोमेस्टिकेशन दिया है उन फूड क्रॉप का, आपको मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, बनाना है, मूंग बीन है, सोरगम है और व्हीट है। तो जो बनाना होता है उसका रीजन ऑफ डोमेस्टिकेशन इंडोनेशिया है, मूंग बीन का इंडिया है, सोरगम का अफ्रीका है और व्हीट का है मिडल ईस्ट। ठीक है, तो ये है इनका रीजन ऑफ डोमेस्टिकेशन। इनको जब हमने मैच किया तो देखा कि किसी में भी मैच ठीक नहीं आया है। जैसे देखो बनाना है, बनाना का तो हमने ठीक है देखा इंडोनेशिया है, यानी ए का दिया
हुआ है थर्ड, तो एक का थर्ड केवल इसी ऑप्शन में है, बाकी ये सब तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो मूंग बीन होता है वो इंडिया के अंदर है, ना कि अफ्रीका के अंदर, यानी बी का सेकंड होना चाहिए, और यहाँ किसी भी ऑप्शन में बी का सेकंड नहीं दिया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो फिर मूंग बीन इंडिया होता है, सोरगम कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है, और व्हीट है मिडल ईस्ट में, ठीक है। तो अभी तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, लेकिन फिर भी आप इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं, अगली बार हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ओके। इसके बाद यूनिट 10 यानी इकोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं आया है मैथ्स टाइप में, यूनिट 11 से आया है, दैट इज एवोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग टेबल शो अ लिस्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड देयर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉलम 1 के अंदर यहाँ आपको 4 इवोल्यूशनरी प्रोसेस दी गई हैं, यानी ऐसी प्रोसेस, ऐसे फिनोमिना जो कि इवोल्यूशन के दौरान होते हैं, और यहाँ पर उनके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं कि कौन सी प्रोसेस में क्या होता है, आपको मैच करके बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा है व्हाट इज पैरेललिज्म, बी में पूछा है व्हाट इज कन्वर्जेंस, सी में है इंट्रोग्रेशन और डी में है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इनके नाम से कुछ चीजें तो इंडिकेशन दे रही हैं, जैसे कि पैरेललिज्म जो होता है उसमें क्या है कि पैरेललिज्म का मतलब है कि दो चीजें जहां से स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर उनके बीच में जितना सिमिलैरिटी था, आगे बढ़ने के बाद वो उनके बीच इतना ही सिमिलैरिटी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा पैरेललिज्म। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी लेकिन वो इवॉल्व करते 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 उस एक पॉइंट पर बिल्कुल सेम कैरेक्टर को शो कर रही हैं, तो वो होता है कन्वर्जेंस। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, हमने देखा है कि जब अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को मेटिंग कराया जाता है तो उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इनको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखो यहाँ पर जो पैरेलल इवोल्यूशन है, जिसको पैरेललिज्म भी कहा जाता है, अकर व्हेन इंडिपेंडेंट स्पीसीज एक्वायर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइल इवॉल्विंग टुगेदर एट द सेम टाइम इन द सेम इकोस्पेस, ठीक है। यानी कि सेम टाइम पर वो सेम ही इन्वायरमेंट में ग्रो कर रही होती हैं, लेकिन काफी दूर दूर का रिलेशन उनके बीच में होता है, इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, लेकिन एक टाइम पर वो सेम कैरेक्टर को शो कर रही होती हैं। जैसे देखो यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, पैरेलल इवोल्यूशन होता है और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट में क्या है कि दो चीजें बिल्कुल सेम थी, दो ऑर्गेनिज्म, दो स्पीसीज बिल्कुल सेम थी, लेकिन वो अलग अलग इन्वायरमेंट में ग्रो करने की वजह से ये दोनों ही अलग कैरेक्टर को एक्वायर कर लेती हैं। यानी ये पहले दोनों ए थे, लेकिन बाद में ये एस हो गया है, ये टी हो गया है, ठीक है। पैरेलल का मतलब है कि वो पहले भी एक जैसे थे, यानी ए थे, इसके बाद उन्होंने ग्रो किया एक साथ ही, अभी भी वो एस है, यानी सेम कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। हालांकि चेंज तो हुआ है, ये ए से एस में कन्वर्ट हुआ है, ये भी ए से एस में ही कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद अगर बात करते हैं कन्वर्जेंट की, तो कन्वर्जेंट का मतलब है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, यानी पहले ये ए था और ये टी था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे इस तरीके से ग्रो किया है कि वो दोनों ही एस और एस हो गए हैं, ठीक है। चलिए इनको एक बार मैच कर लेते हैं। यस, तो ये जो पैरेललिज्म है ये क्या होगा, देखिए क्लोजली रिलेटेड ग्रुप इवॉल्व सिमिलर कैरेक्टर, एग्जैक्टली, यानी कि जो रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं वो एक जैसे कैरेक्टर को अगर एक्वायर कर लेते हैं तो उसे कहते हैं पैरेललिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 1, और देखिए ए का 1 केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज द सेकंड वन, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जेंस क्या होगा, कन्वर्जेंस में क्या होगा, 2 और मोर डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स एक्वायर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो काफी इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया है, सिमिलर कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया है, यानी बी का हो जाएगा 4th। तो बी का 4th आपको इस ऑप्शन में दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोग्रेशन की और हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए द क्रॉस बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीसीज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीनस तो सेम है लेकिन उनकी स्पीसीज डिफरेंट हो जाती है, इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी हम किसी ऐसे इंडिविजुअल के बीच में क्रॉसिंग कराएं जिनका जीनस सेम है बट स्पीसीज डिफरेंट है, उसको कहा जाता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ सच हाइब्रिड एनिमल्स, जैसे कि आपने सुना होगा म्यूल के बारे में, जो खच्चर होते हैं। द म्यूल इज अ प्रोजेनी ऑफ अ फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डोंकी, यानी कि जो फीमेल हॉर्स है और मेल डोंकी है उनका जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग होती हैं, इनको क्रॉस करने पर जो मिला है वो म्यूल है, और ये एक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। ऐसे ही अगर लाइगर की बात करते हैं तो लाइगर में एक ऑफस्प्रिंग बनता है फीमेल टाइगर का और मेल लायन का, ठीक है। तो मेल लायन होता है, फीमेल टाइगर होती है, और यहाँ पर इन दोनों को जब मेट कराया जाता है तो लाइगर मिलता है, ठीक है। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस कराया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन देम एंड रिपीटेड बैक क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये तो हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, और ये होता है इंटेरोग्रेशन। ये है इंटेरोग्रेशन। देखो इसमें क्या होता है, यहां पर मैं आपको बताती हूं।
सबसे पहले स्पीसीज ए है, ए स्पीसीज है और बी है, दोनों ही अलग अलग स्पीसीज हैं। तो यानी यहां पर कराया जाता है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों को मेटिंग कराया जाता है। अब मेटिंग कराने के बाद 50% इसका होता है स्पीसीज बी का और 50% होता है स्पीसीज ए का। लेकिन इसके बाद इस ऑर्गेनिज्म को लगातार इससे ही ब्रीड कराया जाता है, इससे ही मेटिंग कराई जाती है। इसको बोलते हैं बार बार बैक क्रॉसिंग करवाना। और एक टाइम पर आने के बाद इसका जो ये वाला कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटेरोग्रेशन, यानी कि जीन का ट्रांसफर कर देना। मतलब ये जो जीन है इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है और ये वाला जीन जो है कंप्लीटली यहाँ पर एक्सप्रेस कराया है। ठीक है, तो ये है इंटेरोग्रेशन। चलिए इनको मैच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो यानी डी का हो जाएगा सेकंड, तो डी का सेकंड भी है यहाँ पर। ओके, इसके बाद इंटेरोग्रेशन क्या है, इंटेरोग्रेशन होता है क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन स्पीसीज इज मीडिएटेड बाय द रिपीटेड बैक क्रॉस, यानी कि पहले कराएंगे क्रॉस ब्रीडिंग, उसके बाद फिर लगातार बैक क्रॉसिंग होगी, तो उसको बोलते हैं इंटेरोग्रेशन, यानी सी का हो जाएगा थर्ड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 11 से, एवोल्यूशन से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग टेबल शो अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एसोसिएटेड एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी यहाँ कॉलम 1 के अंदर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी के अंदर ये जो अडेप्टेशंस करते हैं, टाइम के साथ में अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। आपको मैच करके बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ कोरल स्नेक के बारे में बोला है, क्रिस्टल जेली के बारे में बोला है, अफ्रीकन लंग फिश के बारे में बोला है और मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में बोला है। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ उनके बारे में। जो कोरल स्नेक्स होते हैं वो मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो उनके जैसे ही दिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, मतलब ऐसे प्रेडेटर जो कि थोड़े टॉक्सिक दिखते हैं उनकी तरह ये मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि इनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। ये काम करते हैं कोरल स्नेक। जो क्रिस्टल जेली होती है उनके अंदर लाइट स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल जेली है ये बायोल्यूमिनेसेंस करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी चेंज करती हैं अपने अंदर। जो अफ्रीकन लंग फिश होती हैं वो एस्टिवेशन करती हैं, यानी जब बाहर ज़्यादा गर्मी होती है तो वो अपने आप को छिपा लेती हैं ताकि उस गर्मी के कारण वो मर ना जाए। ठीक है, तो ये एस्टिवेशन करती हैं। इसके बाद जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो करती हैं एपोसेमेटाइजेशन। ठीक है, यानी कि वो अपने ऊपर कुछ डार्क कलर की लाइनिंग बना लेती हैं ताकि वो दिखने में टॉक्सिक लग सके और उन पर कोई अटैक ना कर सके। ठीक है, तो ये मोनार्क बटरफ्लाइज करती हैं। चलिए इनको मैच कर लेते हैं। जो कोरल स्नेक होते हैं वो करते हैं मिमिक्री, यानी ए का हो जाएगा सेकंड। तो देखो यहाँ पर हमें ए का सेकंड दो ऑप्शन में दिया है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसके बाद जो क्रिस्टल जेली होती हैं वो करती हैं बायोल्यूमिनेसेंस, तो बी का हो जाएगा 1। तो बी का 1 केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अफ्रीकन लंग फिश होती हैं वो एस्टिवेशन करती हैं, तो सी का हो जाएगा 4th और डी का हो जाएगा 3rd। डी का हो जाएगा 3rd। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 12 से। कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 13 से आया है, मेथड्स इन बायोलॉजी। ठीक है, तो द फॉलोइंग टेबल लिस्ट डिफरेंट वे ऑफ कैरिंग आउट रिवर्स जेनेटिक्स एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू अचीव द सेम, यानी कि कॉलम एक्स के अंदर आपको कुछ रिवर्स जेनेटिक्स की टेक्निक्स बताई गई हैं और कॉलम वाई के अंदर इन टेक्निक्स ये कैसे की जाती हैं वो आपको बताया गया है, और या फिर कहां पर की जाती है ये बताया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ करेक्ट मैच बिटवीन द कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। ठीक है, तो यहां दिया गया है रैंडम म्यूटाजेनेसिस क्या होता है, टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस क्या होता है और फिनोकॉपिंग क्या होती है। ठीक है, तो देखिए रैंडम म्यूटाजेनेसिस यानी कि रैंडमली कहीं पर भी म्यूटेशन करवा देना। जो डीएनए है, जो जीनोम है, उसमें रैंडमली किसी भी पॉइंट पर म्यूटेशन अगर होता है तो उसे बोलते हैं रैंडम म्यूटाजेनेसिस। तो देखो इनमें से कब कब ये हो सकता है, तो सबसे पहले होगा ये यूवी म्यूटाजेनेसिस। देखो जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो हमारे जीनोम को, हमारे डीएनए में म्यूटेशन कर देती हैं। आपने पढ़ा होगा थायमिन डाइमर जो बनता है वो यूवी के कारण ही बनता है। तो देखो ये जो यूवी रेडिएशन होती है उनका कोई फिक्स साइट नहीं होता है कि डीएनए के केवल उसी पार्ट पर जाकर वो वहां म्यूटेशन करेंगी। ठीक है, तो वो किसी भी पॉइंट पर जाकर म्यूटेशन कर सकती है। जैसे देखिए ये डीएनए है तो ये यूवी रेडिएशन कहीं पर भी म्यूटेशन कर सकती है, तो यानी कि इसका हो जाएगा यूवी म्यूटाजेनेसिस। यहाँ पर ए का है 4th, तो ए का 4th तो हमें सभी में दिया हुआ है, यानी ए का 4th भी है और 4th से अलग भी कोई ऑप्शन और है, तो वो होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जंपिंग जीन होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए
ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स यानी TE also known as jumping gene are DNA sequence that move from one location on the genome to the another। यानी कि ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये जीन का ही एक हिस्सा होता है और ये जंपिंग जीन है, यानी वो कहीं पर भी इंसर्ट हो जाते हैं, जंप करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर वो कहीं पर भी जाएंगे तो म्यूटेशन तो करेंगे, तो वहां पर वो रैंडम म्यूटेजेनेसिस होते हैं, यानी कि रैंडमली कहीं पर भी म्यूटेशन करते हैं जहां पर भी वो इंसर्ट होंगे। उनका इंसर्ट होने के तरीके भी दो होते हैं, एक रेट्रो ट्रांसपोजेंस होते हैं और एक डीएनए ट्रांसपोजेंस होते हैं। ये जो रेट्रो ट्रांसपोजेंस है, पहले ये आरएनए बनते हैं, आरएनए से फिर डीएनए बनता है और उसके बाद फिर वो इंसर्ट होते हैं, और जो डीएनए ट्रांसपोजेंस है वो डायरेक्टली यहां से कट होकर किसी दूसरे डीएनए में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमारा जो ए का आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा। तो ए का फोर्थ और सेकंड हमें केवल दो ही ऑप्शन में दिया है, तो ये भी कट कर देंगे हम और इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आया है टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस। तो टारगेट के हिसाब से यानी एक स्पेसिफिक पोजीशन को लेकर उसको ही टारगेट किया जाता है और वहीं पर कुछ चेंज किए जाते हैं, उसे बोलते हैं टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस। तो यहाँ पर ये जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक साइट पर ही म्यूटेशन करते हैं या फिर चेंज करते हैं, तो उसे बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद जो क्रिस्पर जो टेक्निक होती है उसमें भी टारगेटेड म्यूटेजेनेसिस ही किया जाता है, यानी क्रोमोसोम के अंदर किसी पॉइंट पर अगर हमें डीएनए को एडिट करना है, जीन को एडिट करना है, तो ये टेक्निक होती है जीन एडिटिंग। वहां पर भी हम टारगेटेड म्यूटेजेनेसिस ही करते हैं। उसमें क्या होता है कि वहां एक गाइड मॉलिक्यूल भेजा जाता है, एक कट करने वाला एंजाइम भेजा जाता है जो वहां साइट पर जाकर स्पेसिफिक साइट पर जाकर कट लगाता है, और जो हेल्दी डीएनए हमें वहां इंसर्ट करना है उसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्रिस्पर टेक्निक के अंदर होता है। तो बी का हो जाएगा फिफ्थ। तो बी का थर्ड है और फिफ्थ है, यानी बी का थर्ड और फिफ्थ किस में दिया है? बी का थर्ड और फिफ्थ हमें केवल सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और सी का होता है फिनोकॉपिंग कैसे की जाती है? आरएनए आई की हेल्प से की जाती है। चलिए इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हाँ, पहले इसको देख लीजिए। A segment of DNA containing short repetition of base sequence involved in the defense mechanism of prokaryotic organism of viruses। यानी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरस से बचने के लिए उनके पास कुछ सीक्वेंस होता है जिसमें लगातार रिपीटिशन होता है बेस का। ये मैं आपको बता रही हूँ क्रिस्पर टेक्निक के बारे में। ठीक है, अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल दैट यूज अ क्रिस्पर सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड इज इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन टू एडिट द बेस पेयर ऑफ अ जीन। देखो यहाँ पर ये सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के इस पार्ट पर हम जीन को एडिट करना चाहते हैं, तो इस सेल के अंदर भेजी जाती है गाइड मॉलिक्यूल को भेजा जाएगा जो कि गाइड करेगा कि कहां पर कट करना है और कहां पर इंसर्ट करना है। साथ साथ वहां पर हम एक हेल्दी डीएनए कॉपी को भी सेंड करते हैं जो हमें वहां इंसर्ट करनी है, और एक डीएनए कटिंग एंजाइम्स को भेजा जाता है। जैसे ये अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये जो डीएनए कटिंग एंजाइम है ये कट लगा देता है और ये जो हेल्दी कॉपी है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये काफी स्पेसिफिक मैनर में होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी जीन को कट कर देंगे और कहीं पर भी कुछ इंसर्ट कर देंगे। तो जो क्रिस्पर टेक्निक होती है वो टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो फिनोकॉपी है। फिनोकॉपी में क्या होता है, हम एक म्यूटेंट फिनोटाइप को बनाते हैं बिना उसके डीएनए को इफेक्ट करे। यानी देखो डीएनए जो होता है वहां से हमें मिलता है आरएनए, आरएनए से मिलता है हमें प्रोटीन। तो हम ये जो प्रोटीन मिलता है इसको चेंज करना चाहते हैं लेकिन अपने डीएनए को चेंज नहीं करेंगे, तो वहां पर आरएनए को चेंज किया जाता है। यानी डीएनए सेम रहेगा, वहां से जो आरएनए मिलेगा उस आरएनए में पहले कुछ चेंज किया जाएगा और चेंज करने के बाद फिर जो प्रोटीन मिलेगा वो भी चेंज होकर आएगा, यानी म्यूटेट होकर आएगा, चेंज होकर आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस की जाती है कि इस आरएनए को ही थोड़ा मॉडिफाई कर दे, वो किया जाता है, उसे बोलते हैं फिनोकॉपिंग। और वो आरएनए आई की हेल्प से भी की जाती है और केमिकल जेनेटिक्स की हेल्प से भी की जाती है। तो ये जो फिनोकॉपिंग है ये आरएनए आई से होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आ ही गया है कि जो सेकंड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। फिनोकॉपिंग की जाता है आरएनए आई की हेल्प से। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। यस, यूनिट नंबर 13 से ही एक और क्वेश्चन आया है मेथड्स इन बायोलॉजी, और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको दिया है गिवन बिलो आर नेम एंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। द क्लीवेज साइट ऑफ ईच एंजाइम इज इंडिकेटेड बाय द स्टार मार्क। स्टार मार्क से डिफाइन किया गया है। देखो यहाँ पर जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया है और ये इनकी साइट दी गई है जहां पर वो कट करते हैं। गिवन बिलो आर डिफरेंट वेक्टर, कॉलम ए के अंदर डिफरेंट वेक्टर के नाम दिए हैं, एंड इंसर्ट यानी कॉलम बी के अंदर जो इंसर्ट करना है वेक्टर के अंदर वो दिया गया है।
टारगेटेड जनरेटेड बाय द डाइजेशन यूजिंग द अबव एंजाइम। यहाँ पर हमें इनका हेल्प करके बताना है कि कौन सा किस किस अंदर इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो जैसे हमारे पास एक होता है वेक्टर, एक होता है हमारे पास टारगेट डीएनए होता है। तो यहाँ पर दोनों में ही हम इस टारगेट डीएनए को वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं ताकि इस वेक्टर की हेल्प से हम अपने डीएनए को पहुंचा सकें जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कट लगता है और यहाँ पर भी कट लगता है ताकि इस वाले पार्ट को जो कटा है आराम से यहाँ पर इंसर्ट किया जा सके। तो ये जो कटिंग का फिनोमिना होता है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो तरीके का कट लगाते हैं, एक होता है ब्लंट एंड और एक होता है स्टिकी एंड। यानी ब्लंट एंड का मतलब है डायरेक्टली वो इस तरीके से कट करते हैं और एक इस तरीके से कट किया जाता है तो फिर ये आकर यहाँ इस तरीके से इंसर्ट हो जाते हैं। एक होता है स्टिकी एंड में वो कुछ इस तरीके से कट करते हैं। यहाँ अगर ये इस तरीके से कट है तो यहाँ पर ये इस तरीके से कट होगा ताकि वो जब आए तो आराम से यहाँ पर इंसर्ट किया जा सके इनको। ठीक है, तो ये स्टिकी एंड है, ये ब्लंट एंड है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा जो एंजाइम है वो ब्लंट एंड करेगा और कौन सा जो है कि स्टिकी एंड करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो एंजाइम दिया गया है EcoRI ये स्टिकी एंड करेगा, जो हिन सेकंड है वो GTY ये ब्लंट एंड करेगा, EcoR5 ये भी ब्लंट एंड करेगा और ये जो बाम H1 है ये स्टिकी करेगा और जो BG थर्ड है ये भी स्टिकी करेगा। ठीक है, तो यानी कि देखो अगर हमने अपने वेक्टर को कट किया है हिन सेकंड से, ठीक है, तो हम जो इंसर्ट करने वाले हैं वो EcoR5 से कट होना चाहिए क्योंकि दोनों ही ब्लंट एंड बनाते हैं। देखो अगर एक तो हो जाए स्टिकी एंड और एक हो जाए ब्लंट एंड तो क्या वो आपस में जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाते हैं। तो अगर हमारे वेक्टर को हमने कट किया है हिन सेकंड से यानी कि ब्लंट एंड दिया है इसने, तो हमारा जो वेक्टर है वो EcoR5 से कट होना चाहिए, तब जाकर ही वो इंसर्ट हो सकते हैं। यानी कि हम हिन सेकंड को EcoR5 से जोड़ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर वेक्टर का फ्रेगमेंट है और यहाँ पर इंसर्ट जो हमें करना है वो फ्रेगमेंट है। तो अगर हमने उसको हिन सेकंड से कट किया है यानी कि हमने इसको अगर हिन सेकंड से कट किया है तो जो हमारा इंसर्ट फ्रेगमेंट है वो EcoR5 से कट होना चाहिए क्योंकि दोनों ही ब्लंट एंड देते हैं। तो हिन सेकंड का हमें कट करना पड़ेगा EcoR5 से, तो E का हो जाएगा फर्स्ट यानी E का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो और भी दिया गया है E का फर्स्ट। अच्छा, तो E का फर्स्ट केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, वो भी है हमारा सेकंड वाला, तो ये सब कट जाएंगे। हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। साथ साथ हमें यहाँ पर B, D, E के बारे में बात करनी है, B, D और केवल E के बारे में ही बात करनी है। तो हमें देखो B में दिया है EcoR5, तो यानी अगर वेक्टर को हमने कट किया है EcoR5 से तो हमें जो हमारा इंसर्ट फ्रेगमेंट है उसको कट करना पड़ेगा हिन सेकंड से क्योंकि ये दोनों ही ब्लंट एंड देते हैं। तो यहाँ पर B का हो जाएगा, EcoRI कहाँ पर है, हिन सेकंड देखना है हमें, तो B का हो जाएगा सेकंड और देखो B का सेकंड ही दिया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि D में दिया है हमें B, G थर्ड और इसको मैच किया है फोर्थ से यानी कि B बाम HI। ठीक है, तो इनको किस तरीके से करेंगे चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो बाम HI है वो कट करता है कुछ इस तरीके से। देखो G है A T C C यानी यहाँ इसका दूसरा स्टैंड क्या होगा, G है तो C T A G और G। ये कट कैसे लगाता है, देखो ये बाम H1 कट लगाता है इस पोजीशन पर, यहाँ और यहाँ कट करेगा। ठीक है, तो जब ये कट करेगा तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से साफ हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन। ठीक है, और जब ये जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा G C C T A G। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ चीजें इंसर्ट करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो C की जगह पर यहाँ G आना चाहिए और T की जगह पर A आना चाहिए और A की जगह पर हमारा T आना चाहिए और G की जगह पर हमारा C आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये पोजीशन होनी चाहिए, तब जाकर ही यहाँ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो देखो GATC किसकी साइड में है, GATC देखो केवल BG थर्ड की साइड में है। तो BG थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। BG थर्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या है, AGAT है, AGATCT है और ये कहाँ कट करता है, ये यहाँ पर कट करता है। तो इसका दूसरा स्टैंड क्या होगा, A की जगह पर आएगा T C T A G और A। तो ये कट कहाँ करता है, A और G के बीच में कट करता है। अब अगर हमें चीज़ें इस तरीके से इंसर्ट करनी है तो यानी ये इस तरीके से कट करेगा, लाइक दिस।
ठीक है, तो ये यहाँ पर सारा कट कर दिया जाएगा। हमारे पास बचा है GATCT, देखो G यहाँ पर आएगा, फिर बचा है A यहाँ पर आएगा, और T है तो T यहाँ पर आएगा, C यहाँ पर आएगा, और T A इसमें है ही। तो इस तरीके से वो आराम से लाइगेट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो मतलब हमारा बाम H1 और HG थर्ड हो सकता है। तो बाम H1 और BG थर्ड, तो बाम H1 और BG थर्ड, यानी C का हो जाएगा फिफ्थ। या फिर हमें दिया है D का भी दिया है, तो D हमारा क्या है, BG थर्ड है, तो वो हम अटैच कर सकते हैं बाम H1 के साथ में, तो यानी D का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो D का फोर्थ रहेगा, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो देखिए जितने भी इस पेपर के अंदर मैच टाइप क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने सोल्व कर लिए हैं। लास्ट की वीडियो में भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस वीडियो के लिए भी लास्ट में एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसको मैच करके जो भी इसका आंसर होगा कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इस पेपर में जो आए हैं मैच टाइप के वो हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कोई डाउट अगर है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।